धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और स्लॉटर हाउस को लेकर, लेकिन बात को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, एक वर्ड है तुष्टीकरण। खासकर कांग्रेस के लिए यूज किया जाता था इनके द्वारा। ये कहते थे कि कांग्रेस मुसलमानों को डरा कर, दहशतजदा कर बीजेपी आरएसएस का डर दिखाकर उनका तुष्टीकरण करती है, उनको वोट बैंक की तरह यूज करती है। लेकिन आज ये कहना कुछ गलत ना होगा कि यही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो कर्नाटक के अंदर 15% मुसलमानों का डर दिखाकर पूरे 85% हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है, उनका वोट लेने की कोशिश कर रही है, वोट बैंक की तरह उनको प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। गुजरात चुनाव में हमारे सामने आ चुका है, जहां सिर्फ 10% मुसलमान हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, 6 करोड़ गुजरातियों में सिर्फ 60 लाख के करीब मुसलमान हैं। उन 60 लाख मुसलमानों का 10% मुसलमानों का डर दिखाकर 90% को डराया जा रहा है हिंदुओं को, और उनका वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लगातार की जा रही है। तो क्या इसे तुष्टीकरण नहीं कहेंगे? इसको तुष्टीकरण ही कहेंगे, और सही मायने में तुष्टीकरण कहेंगे। एक पूरा परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है कि देखो, हमने मुसलमानों का ऐसा कर दिया, हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है। क्या हमारे देश के हिंदू भाई इस बात पे खुश होंगे कि मुसलमानों का नाश हो गया, मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो गया? क्या हमारे हिंदू भाई इस सोच के साथ जिएंगे कि हमारी दीवार गिर गई, हमें गम नहीं है, पड़ोसी का कटड़ा मर गया? ये तो वही काम हुआ कि एक बार लोगों ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान उपस्थित हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने कहा, बताओ वत्स क्या मांगते हो? तो जो भक्त था उसने कहा, भगवान जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। कि हाँ मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि जो तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? कि हाँ ऐसे ही होगा, तू अगर एक भैंस मांगेगा तो तेरे पड़ोसी को 2 भैंस मिल जाएंगी, तू एक मकान मांगेगा तेरे पड़ोसी को 2 मकान मिल जाएंगे। बात को लंबी ना करते हुए आप समझ जाइए, यानी कि जो वो एक चीज़ मांगेगा उससे ज़्यादा 2 चीज़ें मिल जाएंगी। कह रहे ये तो मेरा पड़ोसी फायदे में चला जाएगा, मुझे नहीं, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरे पड़ोसी की 2 फूटेंगी। यही परसेप्शन बना रही है आज ये सरकार। ऐसा नहीं है हमारे देश का हिंदू भाई दुखी नहीं है। नोटबंदी से, जीएसटी से तमाम लोग दुखी हैं, तमाम लोग बेरोजगार हैं। कल जो दलित समाज के युवा आए और उनमें इतना गुस्सा था, वे कौन है? आए, लेकिन इन्होंने परसेप्शन सारा ऐसा बना दिया, देखो हम मुसलमानों के खिलाफ ये कर रहे हैं, देखो हमने मुसलमानों को ऐसे कर दिया, देखो मुसलमान कैसे बिलबिला रहा है, देखो मुसलमान कैसे रोता हुआ घूम रहा है, ये हमारी ताकत है, हमने इन मुसलमानों को क्या कर दिया। अरे मुसलमानों को क्या कर दिया, उससे हिंदुओं को खुश करोगे? इसलिए सरकार में आए हो। संविधान ने आपको मानवता का रक्षक बनाया, ना कि हिंदू मुसलमान का रक्षक बनाया। संविधान उठा के पढ़ लीजिए, और तमीज नहीं है तो अच्छे लोगों से पढ़वा लीजिए। संविधान ने आपको मानवता का रक्षक बनाया, ना कि किसी धर्म का, ना कि किसी जाति का, ना कि किसी समुदाय का, ना कि किसी नस्ल का, ना कि किसी क्षेत्र का। आपको मानवता का रक्षक बनाया, और मानवता का रक्षक बनने की कोशिश करिए। लेकिन आप लोग जो लोगों में नफरत भर रहे हैं वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, और हिंदुओं को इस चीज को समझना चाहिए कि उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात शुरू करने से पहले इस बात पर गौर करना जरूरी है कि कौन लोग मांसाहारी और कौन लोग शाकाहारी हैं, और सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है। अपने पास से लफाजी कहना बेकार है, मैं कहता भी नहीं हूं। मैं इसलिए कम खबरें करता हूं। आप देखता होंगे हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 खबरें होती हैं रोजाना। बहुत सारे लोगों के हमारे जैसे चैनल है 15-15, 20-20 खबरें करते हैं, 30-30 खबरें करते हैं। हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने रखें, ताकि आप भी किसी को दिखाएं, बताएं, तो आपको कुछ सीखने को मिले। एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो आजकल न्यूज़ चैनल ने बना के रख दिया है, न्यूज़ इंडस्ट्री को, न्यूज़ चैनल्स को पूरा का पूरा उन्होंने उसको एंटरटेनमेंट चैनल बना के रख दिया है। तो आपके सामने वो आंकड़े रखना ज़रूरी है, और वो भी किसकी ज़बानी? सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की ज़बानी, सरकारी आंकड़े। आप पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ऐसा ही एक विषय है कि हिंदू जो होता है, हिंदू वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है। ये सरासर गलत है। मैं आपको एक बताता हूँ। भारत दरअसल में खाता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बालामुरली नटराजन और सूरज जेकब, इनका आर्टिकल है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जिसमें उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे जो सरकारी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, इन तीनों से जो डेटा लिया है उसके आधार पर इनका ये कहना है कि 23 से लेकर 37% तक जो भारत की जनसंख्या है, सिर्फ वही शाकाहारी है। बाकी आप हिसाब लगा लीजिए, मतलब सिर्फ 23 से 37% तक। बाकी जितने भी हैं 63% से लेकर और 77%,
वो सारे मांसाहारी हैं। शाकाहार भी करते हैं लेकिन मांसाहारी, वो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। तो भारत शाकाहारी देश नहीं है, वेजिटेरियन मुल्क नहीं है। अब शाकाहारी लोग कहाँ पाए जाते हैं भारत में? पश्चिम भारत और उत्तर भारत में ज़्यादातर लोगों की संख्या जो है वो शाकाहारी लोगों की है, और पूर्वी और दक्षिणी भारत के मुकाबले में पूर्वी और दक्षिण भारत में मांसाहारी ज़्यादा हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 स्टेट्स, जो सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, उत्तर पूर्व की स्टेट्स हैं, वहाँ पर 2% से भी कम लोग सिर्फ शाकाहारी हैं, वो सब मांसाहारी हैं। और असम, वेस्ट बंगाल और केरल 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ सिर्फ 5% लोग शाकाहारी हैं। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, वहाँ 75% लोग शाकाहारी हैं, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में। ये तो फिगर्स आपको बता रहा हूँ कि भारत कितना शाकाहारी है, कितना मांसाहारी है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, और ये फैलाया जाना कि मतलब हिंदू शाकाहारी होते हैं, ये गलत बात है। जैन समुदाय शाकाहारी है। सिख, लोगों को लगेगा कि अजीब लगेगा, सिख मेजॉरिटी जो हैं वो शाकाहारी हैं। और कोई भी धर्म के निगाह से अगर देखा जाए, मेजॉरिटी उनकी वेजिटेरियन नहीं है, ना क्रिश्चियंस की है, ना पारसियों की है, ना हिंदुओं की है। हिंदू जो सबसे बड़ा ग्रुप है पॉपुलेशन का, मेजॉरिटी मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। और शाकाहारी जो हैं सबसे कम हैं शेड्यूल ट्राइब्स में, उसके बाद शेड्यूल कास्ट में, और शाकाहारी फिर बढ़ते हैं ओबीसीज़ में, और हाईएस्ट हैं जो वो SC ST OBCs। फिर उसके बाद 2/3 ब्राह्मण जो हैं वो शाकाहारी हैं, और 1/3 जो फॉरवर्ड कास्ट हैं ब्राह्मणों को छोड़कर, जो अगड़ा वर्ग है, वो शाकाहारी है, लेकिन 2/3 मांसाहारी है। ब्राह्मणों में भी 1/3 मांसाहारी है। अब इसके अगर हम उस निगाह से देखें, आदमी और औरत की निगाह से देखें, जेंडर की निगाह से देखें, और तब आप जानकर हैरान होंगे कि 50% औरतें ज़्यादा हैं जो शाकाहारी हैं। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आदमी लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो घरों से बाहर भी जाते हैं, और वैसे भी कंट्रोल उनका है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो वो मीट घर से बाहर भी खा सकते हैं, बाहर से खाकर भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो परंपरा है शाकाहार की, वो महिलाओं पर आकर उनके ज़िम्मे आ जाती है। बीफ ईटिंग, ये बीफ को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। 7% तो सरकारी तौर पर कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 15% लोग बीफ खाते हैं भारत में, और बीफ 42% मुसलमानों में, 27% क्रिश्चियंस में, और 5% हिंदू, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में है। तो ये सरकारी आंकड़े आपको सुन के समझ आ ही गया होगा कि कितने लोग मांसाहारी और मुसलमान कितना मांस खाते हैं, और लोग कितना मांस खाते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा पूरी बारीकी से। मैं समझता हूं ज़्यादा बात करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, बात सीधे मुद्दे की जाती है। मुद्दे की बात यह है कि जो स्लॉटर हाउस वाला मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, और योगी सरकार ने उसमें क्या किया है। तो यहाँ आपको बता दें कि जब ये प्रचार कर रहे थे तो प्रचार के दौरान इन्होंने कहा था कि बड़े साहब ने नोटबंदी की है, छोटे साहब मीटबंदी करेंगे। सरकार में आ गए, सरकार में आते ही मीटबंदी कर दी, वैध अवैध सब बंद करा दी, किसी का नहीं देखा, किसी का वैध भी था तो भी बंद करा दिया, अवैध भी था तो भी बंद करा दिया। बढ़िया है, हम भी चाहते हैं अवैध बंद होना चाहिए, वैध तरीके से जो भी मीट का कारोबार है वो होना चाहिए। डॉक्टरी जाँच होनी चाहिए पशुओं की, कम से कम जो मीट व्यापारी है वो कभी बीमार पशु को काट देता है अपने फ़ायदे के लिए, वो सब चीज़ों से तो लोगों को निजात मिलेगी। और दूसरे, एक मेरे दोस्त हैं, मुफ्ती साहब हैं, उनका कहना है मज़हब इस्लाम तो ये कहता है कि उस डॉक्टर से दवाई लो जिसके पास सनद हो। ध्यान दीजिएगा, उस डॉक्टर से दवाई लो जिसके पास सनद हो। जिस डॉक्टर के पास सनद ना हो उससे दवाई भी नहीं लेनी चाहिए। तो जिस दुकानदार के पास सरकार का दिया हुआ प्रमाण पत्र नहीं है, लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, क्या उस दुकानदार के यहाँ से हमें मीट लेना चाहिए? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुफ्ती साहब के जवाब में आपको सवाल मिल जाएगा, और सवाल में जवाब आपको मिल जाएगा, समझना आपको पड़ेगा। वो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार अवैध रूप से क्यों कर रहे हैं ये उन पर है, उनको वैध रूप से कारोबार क्यों नहीं करना चाहिए।
एक बात यहां और कही जा सकती है कि वैध रूप से कारोबार करने भी नहीं दिया जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है, दिक्कतें आ रही हैं। तो इन्होंने मीटबंदी लागू कर दी। मीटबंदी लागू होने के बाद लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, क्योंकि न्यायालय ही इस देश में आपको सही मायने में संरक्षण दे सकता है, वरना ये राजनीतिक लोग जो आ गए हैं वो तो तुष्टीकरण पर उतारू हैं कि तुम्हारी दीवारगिरी, इसका गम मत करो, पड़ोसी का कटड़ा मर गया है ना, उस पर खुशी करो। यही ये परसेप्शन बना रहे हैं। नोटबंदी के दौरान भी इन्होंने परसेप्शन, अरे हम तो गरीब हैं, हमारे पास क्या है, हमारे मोहल्ले का फलाना साहूकार है, उसके पास करोड़ों था, बर्बाद हो गया। देखा आपने किसी का बर्बाद होते हुए? हमने तो देखा नहीं। सबके बल्ले बल्ले हो गए, सबके मजे हो गए, सबके नोट बदले गए, कुछ नहीं बता। आंकड़ों से भी ज्यादा नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहुंच गया, जितना इनको उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा। 99% नोट वापस पहुंच गया। तो कहां गया काला धन जी? कहां गया काला धन? जो कहते थे 3 से 4 लाख करोड़ रुपया डंब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कहां गया? वो तो 99% बैंक के अंदर वापस पहुंच गया। तो ये जो धारणाएं आपके सामने बनाई जाती है, इनको पहले देखिए। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मेरी दीवारगिरी, मुझे डर नहीं है, पड़ोसी का कटड़ा मर गया, इससे किसी समाज का, ना वो हिंदू ना मुसलमान, किसी का भला नहीं होने वाला। तो कोर्ट पहुंचे लोग। इलाहाबाद कोर्ट ने सरकार से कहा कि क्या अब आप तय करेंगे लोग क्या खाएंगे, या संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है लोगों के खान पान का। तो उसके बाद ये सरकार को ठंडी पड़ी। मामले की अगली सुनवाई चलती रही। 68 स्लॉटर हाउस पूरे प्रदेश के अंदर बंद हैं। बंद होने के बाद उन्होंने अपील की कि साहब इनको दोबारा चलाने की अनुमति दी जाए कोर्ट से। कोर्ट ने भी कहा कि जैसे आप कहते हैं कि एनजीटी के आदेश के चलते आपने इसको बंद किया है, तो क्या अब आप इनको चलाने के लिए रिनोवेट करेंगे, इनका जीर्णोद्धार करेंगे, नए तरीके से इनका निर्माण कराएंगे, कैसे आप लोग कराएंगे, क्या आपकी प्रक्रिया होगी, वो पूरी रिपोर्ट पेश कीजिए। ये तारीख पे तारीख चलती रही। अब इस मामले में जो स्लॉटर हाउस मामले की पैरवी कर रहे थे, लोगों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस जारी करके सरकार ने कह दिया है कि जो जिला पंचायत है, जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, वो अब स्लॉटर हाउस का रख रखाव, स्लॉटर हाउस की परमिशन, स्लॉटर हाउस का निर्माण, स्लॉटर हाउस का जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। नगर पालिकाएं कौन होती है जानते हैं? नगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पंचायत, ये क्या होता है? ये तीसरी सरकार है देश के अंदर, जिसको सबसे ज़्यादा मजबूत करने का काम राजीव गांधी ने किया था। हमारे जो दिवंगत प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा एक केंद्र सरकार, एक प्रदेश सरकार, और तीसरे जिला स्तर पर, नगर स्तर पर जाकर जिला पंचायत और नगर पंचायत, उस सरकार को, तीसरी सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही। तो ये लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं, ये लोग संविधान का सम्मान कर रहे हैं कि तीसरी सरकार के अधिकार को इन्होंने छीन लिया है। एक ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी कर दिया है कि अब नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर परिषद और जिला परिषद, नगर निगम, इन सब चीज़ों में नहीं घुस सकती हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। और ये पूरा ऑर्डिनेंस इन्होंने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। कोर्ट के सामने जब सरकार ने अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है कि अब उनके पास नहीं रहेगा, तो अब इसके आगे क्या होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैसे होगा, क्या नहीं होगा, अभी तक क्या होता है वो आपको बता देते हैं। तमाम जगह पर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत, ये सब अपने अपने क्षेत्र के स्लॉटर हाउस को चलाती थी, निर्माण करती थी, ठेके पे चलाती थी, जैसे भी करती थी। उनका पूरा का पूरा सिस्टम उनके हाथ में हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने उनके हाथ से ले लिया है। इस मामले पर पैरवी कर रहे फरमान अहमद नकवी साहब जो एडवोकेट हैं, उनका क्या कहना है, उनसे पूछ लेते हैं, उनके ज़बानी आपको सुना देते हैं, तो सुनिए। देखिए, ये जो स्लॉटर हाउस का मसला है यूपी में, ये बहुत ही उलझावा पैदा करने वाला मसला है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जबकि इतना ये कॉम्प्लिकेटेड मसला है नहीं। अब चूँकि भाजपा की गवर्नमेंट ने अपना जब वो बनाया था इलेक्शन मैनिफेस्टो, तो उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने एक वादा ये कर लिया था कि साहब हम कत्ल खाने बंद करेंगे। तो अब अपना वादा पूरा करने, वैसे तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने बहुत से वादे किए थे और तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये वादा इन्होंने पूरा करने की कोशिश किया, और उस कोशिश में ये कई जगह मात खा गए और इनको ये समझ ही में ना आया कि हमको करना क्या है। चूँकि इनकी लीगल टीम जो है, उसने इनको जो भी राय दी वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट राय दी इनको। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243W को क्वालिफाई नहीं करता, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आर्टिकल 243W के तहत जो शेड्यूल में इनको पावर्स दी गई हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को
कि वो क्या करेंगे, कैसे अपने अपने मैनेजमेंट को रन करेंगे, अपने उसको रन करेंगे। उसके लिए शेड्यूल जो बनाया गया, उस शेड्यूल में इनको एंट्री 18 में पावर है कि स्लॉटर हाउस को कैसे चलाएंगे और मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे। उस शिक के हिसाब से ये इनकी ड्यूटी है कि ये स्लॉटर हाउस का मेंटेनेंस और रेगुलेशन करें। अब रही बात केस, आप इलाहाबाद का मिसाल ले लीजिए। इलाहाबाद के मसले में इन्होंने क्या किया कि जो एक 100 साल से ज़्यादा के अरसे से एक स्लॉटर हाउस चल रहा था यहाँ अटाले पे, उसको एकदम से बंद कर दिया और ये कह के बंद कर दिया कि साहब ये भी उसी से कवर्ड है, जबकि ये इससे बिल्कुल नहीं कवर्ड है। इसलिए कि वो तो नगर निगम इलाहाबाद खुद चला रहा था, पहले म्यूनिसिपैलिटी थी तब चला रहा था, उसके बाद जब नगर निगम आया तो नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया तब चला रहा था। और अभी पिछली गवर्नमेंट ने से 800 करोड़ रुपए इस स्लॉटर हाउस को अपग्रेड करने के लिए मांगा गया था। वो अपग्रेडेशन तो उसके लिए पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया था 354 करोड़ के आसपास। वो पैसा पिछली सरकार में ही इनके पास आ चुका था, वो पैसा डाइवर्ट कर दिया इन लोगों ने कहीं और। आज आप ये कह रहे हैं कि ये उसी तहत हमने पिछली जो आपकी पॉलिसी थी उसके तहत जो नई पॉलिसी आप लाए उस पॉलिसी के तहत आपने इसको बंद कर दिया है, जबकि ये टोटली गलत है। आपकी ड्यूटी है आर्टिकल 243W में कि आप उस स्लॉटर हाउस को, जो इलाहाबाद का स्लॉटर हाउस है या इस तरह के जितने भी स्लॉटर हाउस है जिनको नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, ज़िला पंचायत चला रही थी, वो चलाना इनकी जिम्मेदारी, उनको ये इस जियो से या इस ऑर्डिनेंस से नहीं कवर होता है, किसी भी हालत में कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को फुलफिल नहीं करता है। तो फरमान अहमद नकवी साहब का साफ कहना है कि सरकार ये गैर संवैधानिक काम कर रही है। गैर संवैधानिक काम किस लिए कर रही है? क्योंकि हिंदुओं का तुष्टीकरण करना है। मुसलमानों के साथ हमने ये कर दिया, देखो मुसलमान कैसे बिलबिला रहे हैं, ये देखो, इसके हिंदुओं का तुष्टीकरण करना है। उसी सोच के साथ ये काम चल रहा है और चलता रहेगा। पता नहीं कब तक 2019 भी सामने आ रहा है। गोरखपुर फूलपुर से मिली हुई हार ने बहुत कुछ सोचने को विवश कर दिया है। कार्ड अब कुछ बचा नहीं है। दीवारें पुतवाई भगवा तो कुछ नहीं हो पाया, सड़कों का नाम बदलवा पाए कुछ नहीं हो पाया, महापुरुषों का अब नाम बदल रहे हैं क्योंकि अपने तो कोई महापुरुष है नहीं। और अगर उससे भी बस नहीं चल रहा है तो जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। राज ठाकरे की भविष्यवाणी साबित हो रही है। पूरा बिहार, पूरा बंगाल जलाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जगह पर बवाल करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लोग अपने इन्हीं मुद्दों में उलझ के रह जाएं और 3 साल 10 महीने की सरकार से कोई जवाब, कोई हिसाब, कोई किताब मांगने करने की कोशिश ना करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।